कौन सा, जैसे जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी मान लीजिए, तो ये जो जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी फॉरेस्ट के लिए अलग से एग्ज़ाम लेगी और सिविल सर्विसेज के लिए अलग से एग्ज़ाम लेगी। इसको हम लोग जेपीएससी सीसीई भी कहते हैं, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और ये जो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम है ये दो अलग अलग पोस्ट के लिए है, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड फॉरेस्ट सर्विस? इन दोनों में अंतर है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक पे ही बात करेंगे कि क्या अंतर है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में और फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में, तब ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार टारगेट फिक्स हो गया तब आप उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या अंतर है इन दोनों एग्ज़ाम्स में। हम लोग थोड़ा पीछे जाके समझने का कोशिश करते हैं। अभी जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, मान लीजिए झारखंड का इलाका है, ठीक है, और ये एक झारखंड का मैप है बेसिक सा। तो इसमें से कुछ इलाका ऐसा होगा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है ना। जैसे ये एरिया है, मान लीजिए इतना दूर का एरिया है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे ये रांची है, कहीं पे हज़ारीबाग हो सकता है, रामगढ़ हो सकता है, ये सब सिविल एरिया है रहने का। गाँव भी हो सकता है, वो भी सिविल, जहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा जब आप रांची से हज़ारीबाग जा रहे होंगे, रास्ते में आपको इस तरह का जंगल देखने को मिल सकता है। तो ये जो फॉरेस्ट का इलाका है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वहाँ पे किसका शासन चलेगा, तो उस एरियाज़ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लागू नहीं होता है। फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट का कानून ही लागू होता है, ठीक है। और ये सब कब शुरू हुआ, तो जब यहाँ अंग्रेज़ थे ना जिस समय, तो अंग्रेज़ लोग यहाँ लगभग मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1850s के टाइम पे ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे इंडिया में। इंडिया के अंदर में तरह तरह का फैक्ट्री बन रहा था, अहमदाबाद में रेलवेज़ का डेवलपमेंट हो रहा था ताकि कनेक्टिविटी कार्गो और गुड्स के लिए बढ़ाया जाए। रेलवे पैसेंजर के लिए नहीं चला रहे थे, कार्गो गुड्स के लिए चला रहे थे। इन सब चीज़ों के लिए इनको जंगलों से टिम्बर का ज़रूरत पड़ता था, लकड़ी का, क्योंकि यहाँ पे डेवलप करना है। और कुछ रास्ता भी ऐसा है जो जंगल से होके गुजरेगा, तो जंगल को काटना भी है। अब दिक्कत यह है कि इसके पहले जंगल प्रॉपर्टी किसका है उस पर डिस्प्यूट है, उस पर विवाद है। एक फिल्म है कांतारा, कांतारा में एक सीन देखिएगा कि गांव का कुछ लोग जो हैं वो लकड़ी काट के ले जाते हैं, उसको वो फॉरेस्ट ऑफिसर रोकता है वहाँ पे कि लकड़ी कैसे काट लिए तुम। तो बोले लकड़ी कैसे नहीं काटेंगे, लकड़ी तो हमारा है, जंगल तो हमारा है। तो बोला नहीं, जंगल तुम्हारा नहीं, जंगल स्टेट का है, जंगल सरकार का है, सरकारी जंगल है ये। अब यही विवाद, तो उस जब तक ये सरकार का नहीं हुआ करता था तो जंगल किसका है, तो जंगल जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं, जंगल में के आसपास जो लोग रहते हैं, जंगल तो उनका है। वो लोग ऐसा ही मान के चलते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब दूसरे के जंगल से तो आप सामान नहीं उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो गांव वाला फिर रोकेगा आपको कि कैसे आ गए लकड़ी काटने के लिए, जंगल हमारा है। तो इसीलिए जंगल का कानून बना करके जंगल को स्टेट के अंडर डाल दिया गया, मतलब राज्य के अंदर जंगल चला गया, फॉरेस्ट। अब मामला ये है कि फॉरेस्ट कहेंगे किसको, है ना, क्योंकि कुछ एरिया में मान लीजिए हो सकता है कि 100 पेड़ है, अब उसको जंगल तो नहीं कहा जा सकता है। कुछ एरिया में मान लीजिए मीलों तक फैला हुआ जाकर के मैंने हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में आपको फॉरेस्ट पेड़ का दिखना को मिलेगा, कैनोपी। तो जंगल का परिभाषा देना ज़रूरी है। तो जंगल का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एरिया को जंगल घोषित करते हैं, फॉरेस्ट घोषित कर देते हैं, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फिर वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने ये कानून बनाया कि जंगल बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, फॉरेस्ट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। और फॉरेस्ट में जो होगा एक अलग तरीके का कानून, वहाँ का शासन व्यवस्था अलग तरीके से किया जाएगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो सारा चीज़ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये डिफरेंस है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों को सिविल सर्विसेज का ज़रूरत पड़ता है, और जो जंगल होगा, जो मान लीजिए ये एरिया फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को फॉरेस्ट सर्विस का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका मूल नेचर में ही अंतर होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ सेलेक्ट होकर के आएगा उसको सिविल सर्विसेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होगा। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ नियुक्त होकर के आएगा वैसा ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होगा, वो एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन उसको क्या मैनेज करना है, उसको फॉरेस्ट का एरिया मैनेज करना है।
तो जाहिर सा बात है कि दोनों के नॉलेज सिस्टम में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नॉलेज का सिस्टम अलग होगा, और जो फॉरेस्ट में अपना शासन चलाने वाला है उसका नॉलेज का सिस्टम अलग होगा, दो लोगों। तो अगर सिलेबस सेम भी है फिर भी जेपीएससी हो या इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, कोई भी सर्विसेज ऐसा हो तो वो ज़रूर से ये चाहेगा कि दोनों के नॉलेज सिस्टम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हो। तो उसके लिए अगर सिलेबस समान दे दिया है फिर भी उससे मिलने वाला जो एक्वायर्ड नॉलेज होगा वो दोनों में अलग होगा। तो ये डिफरेंस हमें पहले क्लैरिटी से पता हो जाना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम का तैयारी करने जा रहे हैं सेम सिलेबस के अंदर से हमें अलग तरीके का नॉलेज निकालना है, क्योंकि हमको काम कुछ और करना है, और सेम सिलेबस से यहाँ जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनको एक अलग तरीके का नॉलेज निकाल करके लेना है, क्योंकि वो उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो जब उनका इंटरव्यू चल रहा होगा तो उससे पूछा जाएगा सिविल चीज़ों के बारे में कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, या फिर उनके जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में करंट अफेयर आ रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, वो सब चीज़ें वो ज़्यादा उनसे पूछा जाएगा। यहाँ क्या है, थोड़ा सा फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्सनालिटी ऐसा जज कर रहे हैं कि पर्सनालिटी आपका फॉरेस्ट को समझना और उसका चीज़ों को जानना समझना, एनवायरनमेंट को बेसिकली समझना ज़्यादा आपके फितरत में हो। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है जो हमने देखा कि पीछे से ऐसा चलता आ रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ और जब यहाँ का इंडियन जो सिविल सर्विसेज या कोवेनेंटेड सर्विस जो ब्रिटिश का हुआ करता था, वो जब इंडियन सिविल सर्विस बन गया उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई। तो इंडिया में ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत बनाया गया 4 सर्विस, 4 में से 3 तो लागू हो गया, एक चौथा लागू नहीं हो पाया। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि राज्यों के ऊपर जो है ना अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहे। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, मान लीजिए ये भारत का देश है और इस देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है तो ऐसा है कि केंद्र जो है वो बाकी सारे राज्यों से इंडिविजुअली जो बाकी सारे राज्य हैं उससे ज़्यादा मजबूत है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी बायस, जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं। यूनिटरी बायस का मतलब है कि केंद्र का ज़्यादा मजबूत होना, उसके पास ज़्यादा अधिकार होना, ज़्यादा बड़ा जुरिस्डिक्शन होना एज़ कम्पेयर टू स्टेट। यहाँ पर अगर कोई स्टेट चाहेगा कि हमको बाहर निकलना है इंडियन यूनियन से तो बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा कि नहीं किसी स्टेट का बाउंड्री ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो उसको उस राज्य से पूछने का भी ज़रूरत नहीं। तो ये क्योंकि केंद्र यहाँ ज़्यादा शक्तिशाली है तो अपना शक्ति आप मेंटेन कैसे करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज का कानून है, ये कानून चला आ रहा है मौर्यों के समय से, मौर्य से उस जमाने से सेम सिस्टम है आज भी। जैसे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे, मैं तुलना करके आपको बताऊंगा अभी वहाँ पे, अभी शॉर्ट में देखेंगे। जैसे मान लीजिए मौर्य के समय का भारत है, तो मौर्य में जो हेड ऑफिस होता था वो होता था पटना में, पाटलिपुत्र में लोग बैठते थे, ठीक है। अब ये जो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है, यहाँ से इसको कंट्रोल करना है पूरे देश को, जितना भी इसका टेरिटरी है। तो क्या करेगा, वो हर एरिया में अपना गवर्नर नियुक्त कर देगा, एक एक गवर्नर बैठा दिया सब जगह जहाँ जहाँ मेन एरिया है। और वो गवर्नर क्या है, अब वो इंडिपेंडेंट गवर्नर नहीं है, वो गवर्नर इसके राजा के हुक्म के अनुसार ही, राजा के इन कॉन्सोनेंस, इन अकॉर्डेंस विद द किंग, वो रूल करता है उस एरिया में। तो अगर आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो गवर्नर होगा उससे भी अपॉइंटमेंट का अधिकार छीन लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नर अपना किसी आदमी को सेलेक्ट करके बैठा दिया अपने मर्जी का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजा क्या करता है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो गवर्नर के नीचे होने वाला है वो सारे लोगों का अपॉइंटमेंट करके दे देता है। उससे क्या होगा कि गवर्नर का अब कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे किंग का कंट्रोल है, क्योंकि जो नौकरी देगा, जो अपॉइंटमेंट करेगा, अल्टीमेट कंट्रोल उसी के हाथ में आएगा। जो नौकरी से निकाल सकता है, अल्टीमेट कंट्रोल उसी के हाथ में रहेगा। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज का नेचर है वो कुछ ऐसा ही है। केंद्र क्या करती है, इस ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जितने आईएएस हैं उनको कैडर एलोकेट कर देती है कि आप इस राज्य के कैडर में चले जाइए या उस राज्य के कैडर में चले जाइए। ये कैडर एलोकेशन हो जाता है। कैडर एलोकेट होने के बाद ये लोग यहाँ आ जाते हैं। अब जिस राज्य में वो रहेगा वहाँ के राज्य के अंदर वो शक्ति नहीं है कि उसको हटा सके, उसको जॉब से टर्मिनेट कर सके। वो इसी राज्य के अंदर में उसको घुमा सकते हैं, ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पर केंद्र सरकार जो है अल्टीमेट कंट्रोल बना करके रखती है स्टेट्स के ऊपर, उसको हम लोग ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं।
तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, शुरुआत में जब ये बनने लगा तो इसके अंदर 4 सर्विस था, लेकिन एक सर्विस कभी नहीं उसके अंदर ऐड हो पाया। 3 सर्विस अभी इसके अंदर है। वो 3 सर्विसेज क्या क्या हैं? एक तो आईएएस है, दूसरा है आईएफओएस और तीसरा है आईपीएस। ये आईएफओएस जो है वही फॉरेस्ट सर्विस है, और बाकी जितने भी सर्विस इसके अंदर है, आईआरएस है, आईएफएस है, फॉरेन सर्विस, और जितने तमाम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, वो सारे सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। अब इस सर्विस के अंतर्गत जो आने वाला एक सर्विस है फॉरेस्ट सर्विस, ये उन एरियाज के लिए है जिसको सरकार फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देगी। फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का एक मापदंड है कि वहाँ पर ट्री का साइज़ कितना होना चाहिए, कैनोपी कवर कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से उस एरिया को जंगल घोषित करते हैं। तो वो जहाँ जहाँ जंगल घोषित है हमारे देश में, वहाँ वहाँ पे ये फॉरेस्ट सर्विस का कानून लागू होगा। और अल्टीमेट कंट्रोल किसका रहेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। राज्य का भी कंट्रोल होता है, लेकिन राज्य का कंट्रोल अलग तरीके से होता है। अब देखिए, एक्चुअली जब आप देखेंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास अपना ज़मीन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, लेकिन इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? तो सिर्फ तो दिल्ली के एरिया में बैठती है, और दिल्ली के भी छोटे से एरिया में ऑफिस है बस। बाकी सब तो राज्य ही है भारत में, राज्य है या यूनियन टेरिटरी, है ना, कि जो राज्य है अल्टीमेटली राज्य के अंदर ही जमीन होता है, और केंद्र सरकार के पास अपना उस तरह का एरिया नहीं है। तो राज्य में क्या सिस्टम है कि ये जो फॉरेस्ट सर्विस जो केंद्र से चलेगा, राज्य का अपना भी फॉरेस्ट सर्विस होता है, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। और ये क्या करती हैं? ये भी यहाँ पे नियुक्ति करती हैं, लेकिन वो बेसिकली इसके नीचे रहेंगे वो सारे लोग। तो अब यहाँ अगर पोस्ट देखिएगा आप, तो पोस्ट के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पे निर्धारण किया गया है। जैसे सबसे पहला जो सबसे जूनियर लेवल का एंट्री पोस्ट है इसके अंदर में, उसको हम लोग कहते हैं एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। एसीएफ शॉर्टकट में लिख देते हैं एसीएफ। ये जो एसीएफ है ये सबसे एंट्री लेवल पोस्ट है इसके अंदर में। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये जो एसीएफ का पोस्ट है, जब ये फॉरेस्ट सर्विस में मान लीजिए आप आईएफओएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी के थ्रू, तो क्या होगा कि आपका नियुक्ति भी पहला पोस्टिंग एसीएफ में ही होगा अगर उसको क्वालिफाई करके आते हैं। और अगर आप यहाँ से एसीएफ में डायरेक्ट अगर आएंगे स्टेट सर्विसेज के थ्रू, जैसे झारखंड का अपना स्टेट सर्विस, एसीएफ के थ्रू अगर आप आएंगे तो भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट एसीएफ ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों में भी अंतर है। अब एक जो एसीएफ बन रहा है यूपीएससी के थ्रू और एक एसीएफ बन रहा है जेपीएससी के थ्रू, इन दोनों में क्या अंतर है कि इनको सिर्फ 5 से 6 साल ही रहना होगा इस वाले पोस्ट पे, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद प्रमोशन लेकर के ये डीसीएफ हो जाएंगे, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डीसीएफ जो अगला पोस्टिंग है। लेकिन अगर एसीएफ आप बन रहे हैं डायरेक्ट, मतलब स्टेट सर्विसेज के थ्रू अगर आप एसीएफ बन रहे हैं, तो आपको इस पोस्ट पे काफ़ी टाइम बिताना पड़ सकता है, 12 से लेकर के 20 साल बिताना पड़ सकता है इसी वाले पोस्ट पे। तो बस ये डिफरेंस है। और उसके बाद जब आप 20 साल बिता लेंगे इस सर्विस में, तो फिर आप आईएएस के रैंक पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ आईएएस नहीं होता, आईएफओएस होता है। तो आप भी यूपीएससी का जो रैंक होता है उस रैंक पे आप जा सकते हैं। तो फिर डीसीएफ बनने का चांस यहाँ होता है। लेकिन तब तक क्या है कि एज लिमिट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है डीसीएफ में। जब आप डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हो गए तो उसके बाद जो प्रमोशन होगा, अब इस पोस्ट पे भी 5 से 6 साल वो आईएएस रहेंगे जो यूपीएससी के थ्रू आएंगे, फिर उनका प्रमोशन हो जाएगा, फिर वो हो सकता है कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बने। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पे भी कुछ टाइम बिताने के बाद यहाँ पे बहुत लंबा टाइम बीतेगा, क्योंकि सीसीएफ के पोस्ट पे सबसे ज़्यादा दिन, अगर इस पूरे हायरार्की में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिन सीसीएफ के पोस्ट पे ही रहना होता है। क्योंकि इसके बाद जो पोस्टिंग है ना वो बहुत हाई लेवल का पोस्टिंग है, पीसीएफ है, जैसे प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि एक राज्य का सबसे बड़ा मतलब पोस्ट है। और उसके बाद जब आप ये पीसीएफ का भी पोस्ट, और फिर भी अगर एज बचा हुआ है, रिटायरमेंट नहीं हुआ है और सरकार से ठीक ठाक तालमेल आपका है, तो आप सीधे डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, डीजीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। अब ये किसी राज्य में नहीं होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू, इस मंत्रालय में आप डायरेक्टर जनरल, मतलब सबसे ऊंचा पद जो है उसके अंदर फॉरेस्ट का, वो हासिल किया जा सकता है। तो इस पोस्ट पे मतलब अगर आप
स्टेट सर्विसेज के थ्रू जाएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा डीसीएफ और यहाँ पे सीसीएफ तक पहुँच सकते हैं। इसके आगे के पोस्ट से पहले रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट वाले को बहुत ज़्यादा, स्टेट सर्विसेज वाले को हर पोस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। आईएएस के लिए वो कम ड्यूरेशन में ही तय किया जा सकता है वो सारा पोस्ट। तो ये फ़र्क है दोनों में। एनीवे एंट्री लेवल पे ये जॉब समान है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। ठीक है ना, तो ये तो बहुत क्लैरिटी से आपको समझ में आ गया। तो हम लोग बेसिकली जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पर रिक्रूट हो जाएंगे और सीधे अपना सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, ये था हम लोग का एक बेसिक जानकारी कि आप किस पोस्ट पे आने वाले हैं और क्या क्या काम आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। अब आते हैं अगला चीज़ कि फॉरेस्ट के अंदर में ऑल इंडिया सर्विसेज से ही जुड़ा हुआ मामला। अब आते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के टेक्निकलिटीज़ के ऊपर और समझते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। और इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेके चलता हूँ। आज से लगभग यहाँ से मान के चलिए 11-12 साल पीछे। 11-12 साल पहले क्या होता था, मतलब 2013 के पहले क्या होता था कि जो फॉरेस्ट सर्विस है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका एग्ज़ाम अलग से हुआ करता था, डिफरेंट एग्ज़ाम अलग। और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता था वो अलग से हुआ करता था। ये यूपीएससी के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्र के लेवल पे। ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हुआ करते थे, मतलब इसका अपना प्रीलिम्स मेंस और इसका अपना। तो ये जब दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हैं तो उसका क्या है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस और वो सारा कुछ अलग अलग है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे और सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा। 2013 के बाद क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया एक ही में, कि पीटी के लेवल पे, प्रीलिम्स के लेवल पे हम क्या करेंगे कि दोनों का परीक्षा एक ही साथ ले लेंगे। उसको कहा जाएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस। और इन दोनों में क्या है, फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप दोनों को चूज कर सकते हैं या सिर्फ सिविल सर्विसेज को चूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी को भी चूज कीजिए, एक ही एग्जाम होगा उसका, पीटी एग्जाम। तो जो प्रिलिमिनरी लेवल का एग्जाम होगा वो दोनों का एक साथ होगा। अब यहाँ दिक्कत स्टार्ट होता है। दिक्कत क्या स्टार्ट होगा, अब ये चैलेंज बनने लगेगा, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम था सिविल सर्विसेज का, तो उसके अंदर ज़्यादा डोमिनेट करता था वो सारे सब्जेक्ट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के थे। तो अब यहाँ क्या है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे बैठते हैं, साइंस वाले भी बच्चे बैठते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें डोमिनेटिंग क्या है, ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट सर्विस में आएंगे तो यहाँ क्या है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ तो भर ही नहीं सकता इस एग्ज़ाम को। इस एग्ज़ाम को या तो आप साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए या कोई ना कोई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अब सिर्फ वही बच्चे यहाँ जाया करते थे। अब जब दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा तो क्वेश्चन तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि जो ये भी सॉल्व कर पाए और ये भी सॉल्व कर पाए। अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स डोमिनेटिंग हो जाएगा तो फॉरेस्ट सर्विस वाले को लगने लगेगा कि ये हमारा एग्ज़ाम है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल कर देंगे तो सिविल सर्विसेज वाले को लगने लगेगा कि ये हमारा एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ एक चैलेंज बना बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आना शुरू हो गया, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन, 17 से लेकर के 20 क्वेश्चन एनवायरनमेंट इकोलॉजी का डालना शुरू हुआ। पहले ये 2 से 3 क्वेश्चन आता था, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। लेकिन अब जब क्वेश्चन आना शुरू हो गया तो एनवायरनमेंट का बहुत गहरा कंसेप्ट, स्पीसीज़ का बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करके, ये स्पीसीज़ कहाँ का है, वो स्पीसीज़, तो एनवायरनमेंट का बहुत मुश्किल 20 क्वेश्चन आना शुरू हो गया। क्योंकि इससे क्या है कि पेपर अब इनको फॉरेस्ट सर्विस वाले को लगने लगा कि ये हमारे लिए भी ये पेपर है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हमारा भी थोड़ा सा खेलने का मौका है। तो इस चक्कर में अब सिविल सर्विसेज वाले को नुकसान हो गया कि अरे भाई अब तो पेपर में एनवायरनमेंट का 20 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर, बिल्कुल सॉल्व नहीं होता था। पहले जो क्वेश्चन आता था एनवायरनमेंट का, वो सॉल्व कर पाना किसी के बस का बात नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पेशलाइज्ड आपको तैयारी करना पड़ेगा एनवायरनमेंट का अलग से। तो एनवायरनमेंट पे कई किताब लिखना शुरू हो गए लोग, बहुत सारा बुक्स आ गया मार्केट में कि एनवायरनमेंट अलग से तैयारी कीजिए, है ना। तो ये कहानी चलता रहा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 2020 के बाद से फिर से पैटर्न थोड़ा चेंज किया। यूपीएससी क्या पे बात कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। 2020 के बाद से थोड़ा सा फिर से एनवायरनमेंट का जो पेपर है वो थोड़ा सा ईजी किस्म का आना शुरू हो गया, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कम हो गया है। एनीवे,
तो ये बात हुआ यूपीएससी का, और यूपीएससी में क्या क्या चेंजेस हुआ जब ये दोनों सर्विसेज कंबाइंड कर दिया गया उस समय। जब मेंस होगा तो फिर से अलग अलग मेंस होगा, फॉरेस्ट सर्विस का मेंस अलग होगा, उसका मेंस अलग होगा, दोनों का फॉर्म अलग से भरना होगा। स्टेट सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। जब स्टेट सर्विसेज का बात आता है, जिक्र आता है, तो जितने भी स्टेट हैं वो दोनों का एग्ज़ाम अलग से लेते हैं। उनके अंदर दो सिंपल सा, जैसे जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी मान लीजिए, तो ये जो जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी फॉरेस्ट के लिए अलग से एग्ज़ाम लेगी और सिविल सर्विसेज के लिए अलग से एग्ज़ाम लेगी। इसको हम लोग जेपीएससी सीसीई भी कहते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और ये जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है ये दो अलग अलग पोस्ट के लिए है, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर। तो ये जो हैं ये दोनों एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, मतलब इसमें इसके अंदर ये सारे पोस्ट में बहुत ज़्यादा फील्ड विजिटिंग करना पड़ेगा। फॉरेस्ट रेंजर तो एक्चुअली वो जंगल में ही रहेगा, इनको क्या है कि सिटी के अंदर तो रहने का मौका मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इनको भी थोड़ा सा फील्ड विजिट्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीएफओ जो होता है, जो डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ, या डीसीएफ जो होता है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इनको काम करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो हमेशा अलग होगा स्टेट सर्विसेज का। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ जहाँ फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होता है? तो लगभग ज़्यादातर राज्य हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का तो लगभग सभी राज्य जहाँ पे, जैसे आसाम हो गया, तो उसके अंदर भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि पहले आसाम में ही वो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है पहले। तो आसाम और 2-3 स्टेट और भी है जहाँ ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। अब झारखंड में भी ट्रेनिंग कराया जा सकता है, लेकिन पहले जो ट्रेनिंग हुआ करता था तो इन 2-3 जगहों पर ही ट्रेनिंग होता था, जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं उनका। तो ये बेसिकली ये अंतर हो गया है। अब आप एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, इसका एग्ज़ाम देने जा रहे, तो इतने देर के डिस्कशन में आपको ये पता चल गया होगा कि जब आप सेम सिलेबस पढ़िएगा तो आपको क्या है, अब एग्ज़ाम देना है अलग से। ये क्लैरिटी हो गया ना? तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी, माने सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें ज़्यादातर साइंस का क्वेश्चन और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखेगा आपको। एकदम साफ साफ उसको समझ लेना है। लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ क्वेश्चन पॉलिटी का दिखेगा, ज़्यादा डोमिनेट क्वेश्चन हिस्ट्री का दिखेगा, ज़्यादा इकोनॉमी, इन सब चीज़ों का सवाल जो है वहाँ ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म का दिखेगा, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ नहीं हो रहा है। अगर एक साथ होता तो फिर बैलेंस करना पड़ता उसको। क्योंकि ये एग्ज़ाम अलग अलग हो रहा है तो जेपीएससी को कोई दिक्कत ही नहीं है। जेपीएससी आराम से फॉरेस्ट वालों का पेपर अलग बना सकती है और सिविल सर्विसेज वालों का पेपर अलग बना सकती है सेम सिलेबस से। तो हमें जो तैयारी करना है उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा 2-3 कौन सा मेजर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि 60% क्वेश्चन वहीं से आएंगे और बाकी का जो 40% क्वेश्चन है वो मिक्स तरह का क्वेश्चन होगा, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा यहाँ। अब आते हैं अप्रोच क्या रहेगा हमारा, अप्रोच। और ये जो अप्रोच है एक्सक्लूसिवली फॉर एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके लिए ही हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि इस तरह के एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस क्या है, सिलेबस में तो वही लिखा है कि हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री, इसके अंदर पॉलिटी होगा, इसके अंदर इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, साइंस टेक है, और एक आध पेपर मान लीजिए जैसे जनरल अवेयरनेस का भी कुछ पेपर दिया जाता है। जनरल में तो जिसको हम लोग जीके जैसा पेपर मान सकते हैं, चाहे उसको करंट अफेयर मान सकते हैं, वो रहेगा। और क्योंकि ये राज्य का एग्ज़ाम है तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल, और एक चीज़ रह गया, ज्योग्राफी बीच में डाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना वो एनवायरनमेंट का सब सुपर सेट है। मतलब जो एनवायरमेंटल, आप देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, एनवायरमेंटल इकोलॉजी उसको कहते हैं, वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, वो अलग पार्ट नहीं है। कई तरीके से एनवायरनमेंट की चीज़ें हो सकती है, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, एनवायरमेंटल साइंसेज होता है और एनवायरमेंटल इकोलॉजी होता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, इंजीनियरिंग और साइंस नहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है। एक वो गूगल से कॉल आ गया था। तो दोनों का फ़र्क क्या है कि जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है वो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ज्योग्राफी ज़्यादा है उसमें, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी,
ठीक है। साइंस और इंजीनियरिंग मतलब अप्लाइड पार्ट कम होता है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वाला पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसको एनवायरमेंटल इकोलॉजी कहते हैं। तो ज्योग्राफी और वो पार्ट, तो ये बेसिक सा आपका पेपर रहेगा एसीएफ के लिए। लेकिन इस पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो हम लोगों को देना है वो इन दोनों पेपर को देना है, साइंस टेक, एनवायरमेंट और कुछ करंट अफेयर। झारखंड तो है ही है, क्योंकि उससे 33% क्वेश्चन से ज़्यादा ऑटोमेटिकली रिजर्व होना है, क्योंकि वो स्टेट का एग्ज़ाम है। तो हम लोग सबसे पहले, अगर मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे होते, तो हम लोग का जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज का जो बैच है, उस बैच में जो हम लोग प्रेफरेंस दिए रहते हैं कि हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, उसमें 15 क्वेश्चन पीटी में, उसके बाद पॉलिटी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद ये सब कुछ है। तो ज़्यादा स्टार्ट तो उसमें बैच ही हम लोग स्टार्ट किए हिस्ट्री से, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हिस्ट्री में देना पड़ेगा, इंडियन हिस्ट्री भी और झारखंड का अपना हिस्ट्री भी। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एनवायरनमेंट से पेपर शुरू करेंगे, पहले करेंगे एनवायरनमेंट से। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है तो इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का अगर पैटर्न हम लोगों को देखना है तो हम लोग आसाम का पेपर देख सकते हैं, क्योंकि आसाम में जंगल वाला जो पार्ट है, फॉरेस्ट वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से वहाँ का एग्ज़ाम उसका निर्धारित है। फॉरेस्ट रेंजर उन सब का एग्ज़ाम अच्छे से होता है, तो आसाम का देख सकते हैं। बिहार का भी जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम है वो भी हम लोग देख सकते हैं। इन दोनों का रेफरेंस लेकर के एक क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा उसको हम लोग समझ सकते हैं। और यूपीएससी का भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है उस तरह का तो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका भी हेल्प लेंगे टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए कि ये टॉपिक से एग्ज़ाम ज़्यादा आना चाहिए। एनीवे, तो हमारा जो एम्फेसिस होगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्योंकि अलग सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। साइंस जो है ना वो बेसिक प्रिंसिपल्स का सब्जेक्ट है, मतलब नेचर के अंदर जो लॉ बने हुए हैं, जितना भी कुदरत के अंदर कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, लॉ बेसिकली ऊपर वाले ने बनाया है, हम लोग सिर्फ उसको पहचान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। न्यूटन क्या किया था, वो सिर्फ पहचानने का कोशिश किया कि कुदरत के अंदर ये कानून बना है और उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे करके लिखता है। आइंस्टीन भी वही करते हैं जो न्यूटन ने किया, लेकिन उसको अलग तरीके से बताते हैं। जितने भी लोग हैं, फ्रॉनहोफर है तो वो पैटर्न देख करके बता सकता है कि ऐसे ऐसे है। तो जितना भी साइंस एंड इसका सब्जेक्ट है, साइंस डील करता है नेचर के लॉ के साथ। और टेक क्या है, टेक जो है अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन। क्योंकि कुदरत का जो भी कानून था, अगर हम उसके बारे में जान चुके हैं, उसको स्टडी कर चुके हैं, तो उसको अप्लाई करके हम ऐसा क्या क्या सामान बना सकते हैं, ऐसा क्या क्या गैजेट्स बना सकते हैं जो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो जो भी मैनकाइंड के लिए थोड़ा उपयोगी साबित हो सकता है उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी मायने में मैनकाइंड के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर बॉम्ब बना है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके बनाया गया है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे फ़ायदे के लिए, तो उससे बिजली बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, उससे अलग अलग चीज़ें बनाएंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, जिससे हम लोग को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर कोई बॉम्ब बना के बैठ जाए तो उसको कभी नहीं कहा जाएगा कि ये फ़ायदे के लिए बनाया गया है, वो नुकसान के लिए बनाया गया है। तो इस तरह का चीज़ें, नैनोटेक है, बायोटेक है, रोबोटिक्स है, वो जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो वो सारे चीज़ जो है साइंस का एप्लीकेशन है, इसको हम लोग ये कहते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया हमने, अभी करते हैं उसको एनवायरनमेंट के बारे में, कि इन दोनों पेपर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे करके आपको चलना होगा। ऐसा नहीं कि इनको हम लोग छोड़ देंगे, इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो पैटर्न यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, वो थोड़ा सा सिंपल होगा और कम होगा। सिविल सर्विसेज होता तो उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है? हाँ सर। चलिए, तो हम लोग क्या अप्रोच लेंगे, हम लोग ये अप्रोच लेंगे कि पहले टेक्निकल पेपर जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस का पेपर पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट का पेपर जल्दी से पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में उसको कवर करेंगे। ये हमारा पहले अप्रोच है। तो चलिए, दोनों पेपर्स के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ आपको। हमारा जो ये चल रहा होगा तो 2 सिटिंग में चलेगा, मतलब जो भी हम लोग का क्लास का पैटर्न होगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स बैच है तो 2 पेपर हम लोग को करना होगा। तो मॉर्निंग में आपका बेसिकली जीएस का बैच चल रहा होगा, जब हम जनरल स्टडीज़ में एनवायरनमेंट, साइंस टेक और यहाँ से जुड़ा हुआ सारा चीज़ कवर कर रहे होंगे। और जो दूसरा बैच चल रहा होगा उसमें सिर्फ झारखंड कवर कर रहे होंगे।
क्योंकि झारखंड से सबसे ज़्यादा, अगर मान के चलिए वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है तो सबसे ज़्यादा झारखंड का ही है, क्योंकि ये एक सेगमेंट अकेला 33% कवर कर लेगा। बाकी सब मान के चलेंगे 25% और 10%, 5%, 6% इस तरह से कवरेज होगा। लेकिन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है तो इसका एक सेपरेट बैच ही हम लोग चलाएंगे और झारखंड का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो चलिए यहाँ पे अगर क्लैरिटी हो गया है तो चलिए आते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट इकोलॉजी उसका अप्रोच क्या होगा, जो सब्जेक्ट है साइंस टेक उसका अप्रोच क्या होगा। तो पहले हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अप्रोच के बारे में जानते हैं। ये आज सीख के चले जाएंगे, कल से इसको लागू करेंगे। जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी का पेपर है उसको कई जगह सिलेबस में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लिखता है, लेकिन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नहीं है, वो एनवायरनमेंट का इकोलॉजी है। इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कई तरीके का इकोलॉजी हो सकता है। यहाँ जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होगा उसके अंदर एनवायरमेंटल इकोलॉजी हम लोगों को पढ़ना है। तो जो ये एनवायरमेंटल इकोलॉजी, इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और यही 4 सेगमेंट हम लोगों को पढ़ना होता है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ने का जरूरत है। वो 4 सेगमेंट क्या है? एक जो पहला सेगमेंट है वो है बेसिक कंसेप्ट्स एंड definitions as well as terminologies। बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिफिनेशन एज वेल एज टर्मिनोलॉजी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी। ये क्या है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिफिनेशंस? कि इसके अंदर मान लीजिए कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम किसको कहते हैं, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, इकोटोन क्या है, एज स्पीसीज किसको कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज किसको कहते हैं। इस तरीके का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है और कंसेप्चुअल पार्ट है, पहले वो आएगा एग्जाम में, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर में। जो बाकी के सारे सेगमेंट में है उसका अपना अपना भी बेसिक पार्ट है, लेकिन ये जो है एक ओवरऑल एनवायरमेंटल इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, उसका एक कुछ जो कोर कंसेप्ट है उसको पहले सीखना होगा। यह है सेगमेंट नंबर 1। अब जो है दूसरा सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 2, वो है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं है, बायोडाइवर्सिटी इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद जितने भी पेड़ के स्पीसीज, पेड़ पौधे के स्पीसीज जिसको फ्लोरा कहते हैं, और जितने भी जानवरों का स्पीसीज है उसी के बारे में स्टडी है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पूरा नाम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और बेसिकली ये स्टडी है हमारे आसपास के फ्लोरा एंड फौना का। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो कंसेप्ट्स, तो पहले इसका बेसिक पार्ट आएगा, बेसिक डिफिनेशंस और कंसेप्ट्स वाला पार्ट, कि अल्फा डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, स्पीसीज रिचनेस क्या है, स्पीसीज इवननेस क्या है, वो सारा जो इसका बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट है, एक वो पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट है वो है इसका, उस पार्ट का नाम कुछ ऐसे दिया जाना चाहिए कि उस पार्ट में हम लोग ना प्रोटोकॉल्स, उसको हम लोग ऐसे नाम लिख लेते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे सस्टेन में, हमारे जीने के लिए। चींटी को भी बचाना है, मधुमक्खी को भी बचाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब नहीं रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका फाइनल इम्पैक्ट यही आएगा कि हम लोग भी नहीं रहेंगे। और इंसान, इस पूरे पृथ्वी पर जो 1 बिलियन स्पीसीज़ है उसके अंदर सिर्फ इंसान बचा रहे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, हम लोग इतने भी शक्तिशाली नहीं हैं। तो इसके अंदर का कुछ स्पीसीज़ ऐसा है, अगर वो ख़त्म हो गया तो अल्टीमेटली एक न एक दिन इंसान भी ख़त्म होगा यहाँ से, और वो वैसे भी ख़त्म होगा क्योंकि एक्सटिंक्शन होता ही है किसी भी चीज़ का। तो जो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है ना, उसमें 2 चीज़, एक तो है रियलाइजेशन वाला पार्ट, रियलाइजेशन ऑफ थ्रेट, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट्स अब ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और जो दूसरा पार्ट है इसके एफर्ट्स में कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमने किया क्या क्या है। तो जो दुनिया भर के ग्लोबल प्रोटोकॉल्स एंड लीगल चीज़ें, लीगल मतलब लीगल लॉ जो बनाया गया है अलग अलग, तो प्रोटोकॉल ग्लोबल भी हो सकता है, कुछ इंडिया का भी हो सकता है, लीगल लॉ में ग्लोबल लॉ भी हो सकता है, इंडिया का भी लॉ हो सकता है। तो इस तरह के जब ऐसे आप सिस्टम से पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए नागोया प्रोटोकॉल दे दिया है एग्जाम के अंदर में, तो आपको पता होगा कि नागोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी का प्रोटोकॉल है।
तो आप उसको सही टिक लगा के आएंगे। अगर उसके अंदर मान लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दे दिया है तो आप पहचान पाइए कि ये बायोडाइवर्सिटी का नहीं, ये जाकर के पॉल्यूशन के अंदर में ओजोन लेयर के लिए बना हुआ कुछ प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से बॉर्न कन्वेंशन दे दिया तो आपको पता होगा कि ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए बना हुआ है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेट, CMS जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से आपको जब सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं ऐसे हौच पौच बना के पढ़ते हैं पूरा एनवायरनमेंट का चैप्टर, पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यार हमारे साथ वैसा नहीं होगा, हम लोग इसको एक एक्सपर्ट के जैसा पढ़ेंगे कि भाई एक सेगमेंट ये है, इसके अंदर क्या क्या है, दूसरा सेगमेंट ये है, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तीसरा जो सेगमेंट है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्योंकि हमारे आसपास जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको भी समझना हो। तो फिर क्लाइमेट चेंज जब आएंगे तो यहाँ फिर से उसका बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आ जाएगा, बेसिक पार्ट कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे, मतलब कितने सारे गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं, उन सारे गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है पहले वो पढ़ते हैं हम लोग सब में। और जब वो पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो क्लाइमेट चेंज को रोका कैसे जाए, तो मिटिगेशन का एफर्ट्स। अब जैसे ही मिटिगेशन का एफर्ट्स आ गया तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC कहते हैं, और बाकी सारे कन्वेंशन, और फिर दुनिया भर में जो कानून, जो बाइंडिंग कानून होता है वो, और फिर इंडिया में जो लीगल एक्शन उसके लिए लिया हुआ है जो बाइंडिंग नेचर का है, जिसको मतलब क्या कहें कि अगर जैसे मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी का बात करें तो जैसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग शेड्यूल बना के जानवरों को बचाया हुआ है। शेड्यूल 1 के जानवर को अगर आप मार दिए तो आप जेल निश्चित रूप से जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। शेड्यूल 2 के जानवर को मार दिए तो भी आप जेल जाएंगे, निश्चित रूप से कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन शेड्यूल 5 के जानवर को मार दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर सरकार ही निकालेगी कि ये जानवर को जहाँ भी देखिए मार दीजिए, वर्मिन एनिमल्स। तो उस तरह से अलग अलग चीज़ें बना करके किया गया है। तो जब मिटिगेशन एफर्ट्स आएंगे तो हम लोग को वही देखना होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर में भी। ये क्लाइमेट चेंज है तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किस तरह से काम करती है, और उसके अंतर्गत आने वाला, अगर क्योंकि आप UN के पार्ट हैं तो अपने देश में भी कुछ ना कुछ लागू कीजिएगा UN के अकॉर्डिंग। तो भारत के अंदर में किस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं। और आखिरी जो सेगमेंट है यहां पर, फोर्थ सेगमेंट, वो है पॉल्यूशन। ये सिर्फ 4 सेगमेंट है। तो पॉल्यूशन के अंदर फिर से 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली है लैंड का पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। ठीक, लैंड का जो पॉल्यूशन है उसके अंदर की कौन सा ऐसा चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा हार्मफुल एजेंट्स निकल के आ रहा है एनवायरनमेंट में जो कि लैंड को हिट कर रहा है, लैंड को ख़राब कर रहा है। मतलब लैंड को ख़राब करने का मतलब है कि वो अनसूटेबल हो जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, अनसूटेबल हो जा रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे मान लीजिए कोई गार्बेज कैरियर, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के एरिया जहाँ कचरा फेंका जाता है, तो जब तक वो कचरा है तो उसके आसपास इंसान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा बीमारी निकलेगा वहाँ से। जब भी बारिश होगा तो वो कचरे का जो माइक्रो पार्टिकल्स होगा वो बारिश में परकोलेट होगा ज़मीन के नीचे, और वही पानी आसपास के ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। फिर बगल में जो लोग बोरिंग करके पानी निकालेंगे तो वही सारा पानी निकलेगा, या कोई कुआं होगा तो कुआं से वही पानी जा रहा होगा, सारे लोग बीमार पड़ेंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन उस एरिया में बीमारी का दर बाकी सब जगहों से है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी दिक्कत हो जाता है वैसा लैंड का डिग्रेडेशन हो गया तो। और भी कई चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रन ऑफ होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइज़र, उर्वरक वगैरह डालते हैं, वहाँ से रन ऑफ होकर के वो पॉन्ड्स में जाता है, यूट्रोफिकेशन होता है, पॉन्ड के अंदर एल्गल ब्लूम होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और जब ये पॉल्यूशन का मामला आ जाएगा तो पॉल्यूशन के वजह से होने वाले जो डिजीज़ हैं, कि मरकरी पॉल्यूशन से कौन सा डिजीज़ होगा, या फिर मान लीजिए उसके अंदर लेड आर्सेनिक का पॉल्यूशन है तो उसके अंदर कौन सा डिजीज़ होगा, हैवी मेटल का टॉक्सिसिटी है तो उसके वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है। तो दूसरा पार्ट आता है वो डिजीज़ का। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होगा हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी का। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए, तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बाद जो अगला पार्ट आता है वो है साइंस। जो 2 मैंने बोला कि आपको मेजर चीज़ समझना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
दो अलग अलग सब्जेक्ट मान करके ही हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अब साइंस के अंदर 3 सेगमेंट है पहले से बना हुआ। जैसे पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेस या बायो कह लीजिए इसको। ये 3 सेगमेंट जो है आपको साइंस के बेसिक वाले पार्ट में दिखाई देगा, है ना। तो फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स जो है, जो कुदरत का जो बाहर से जो नेचर आपको नज़र आता है उनका लॉ से जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री जो है वो जुड़ा हुआ है इंटरैक्शन के लिए। इंटरैक्शन मतलब एक चीज़ जब एक केमिकल या एक कोई भी चीज़ दूसरे से जब इंटरैक्ट करता है तो स्टडी ऑफ उस तरह का केमिकल इंटरैक्शंस है। ये स्टडी ऑफ फिजिकल इंटरैक्शन है कि हम लोग कैसे फिजिकली, जैसे धरती है तो धरती के साथ हमारा इंटरैक्शन कैसा है कि धरती हमको हमेशा अट्रैक्ट करके रखती है, खींच के रखती है। तो इसका जो स्टडी है वो फिजिकल फेनोमेना और फिजिकल इंटरैक्शंस के बारे में बात करती है। फिजिकल फेनोमेना या फिजिकल इंटरैक्शन। केमिस्ट्री केमिकल इंटरैक्शन जो हमारे आसपास हो रहा है कि मान लीजिए मिट्टी है, लाल मिट्टी है हमारे आसपास, तो लाल मिट्टी का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाएंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। तो केमिस्ट्री सिर्फ डील करता है उन सब चीज़ों से। बायोलॉजी या लाइफ साइंस ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि अपने आप में जो भी हमारा इवोल्यूशन है धरती पे, ह्यूमंस तो बहुत नए हैं ये लोग। धरती पे क्या हुआ है कि जब से पहली बार कोई सेल आया होगा ना, जैसे लगभग 3 बिलियन साल पहले एक सेल आया धरती के ऊपर, या कहाँ से आया किसी को नहीं पता है, वो मतलब उसके अंदर जीवन था। इसके पहले जीवन का प्रमाण नहीं है। 3 बिलियन साल पहले, क्योंकि धरती बना ही 4.5 बिलियन साल पहले है, तो 3 बिलियन 3 अरब साल पहले से मतलब कुछ ना कुछ जीवन आ गया था पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जीवन जो था बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्म में था, एकदम प्रोकैरियोटिक फॉर्म में। इसके अंदर का जो सेल दिखेगा ना, उस सेल को ये भी नहीं पता था कि खाना होता है या कुछ करना होता है। सेल बस इसी तरह वो जीवित था, उसके अंदर किसी भी तरीके का ऑर्गेनल डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे इस सेल के अंदर डेवलपमेंट शुरू होता है। 1 अरब साल बीत जाता है। 1 अरब साल के बाद 2 बिलियन साल पहले पहली बार एक ऐसा सेल आता है ना जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाता था। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट को यूज करके वो खाना बना लेता था। अब क्योंकि उसका नाम मान लीजिए साइनोबैक्टीरिया हमने रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया, जो भी रखना है आप रख सकते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया ना जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ये खाना बना सकता है तो खाना खाने वाले लोग भी आ जाएंगे। नेचर में जब खाना नहीं होता है तो वहाँ पर कोई नहीं आएगा, किसी का इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फूड का अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगा ना तो सब लोग पहुँच जाएंगे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इसके बाद बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स का इवोल्यूशन शुरू हुआ। 600 मिलियन साल पहले मछली आ गया, इतने मिलियन साल 300 मिलियन साल पहले बर्ड्स आ गए, डायनासोर आ गए। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर ख़त्म भी हो गए। जब हिमालय बन रहा था, जब इंडियन प्लेट टूट करके ऊपर जा रहा था, उस समय डायनासोर ख़त्म हो गया। अभी जो हम लोग ह्यूमन स्पीसीज़ हैं 1.8 मिलियन साल पहले से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है ना। और करेंटली जो हम होमो सेपियन है वो लगभग 75,000 साल पहले अफ्रीका से निकल करके हम लोग आए थे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपके सिलेबस में है। फिर इंसान अब इस काबिल बन गया है कि उसका डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह देख सकता है। तो यहाँ कुछ बेसिक लेवल का हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जब आप इधर पढ़ रहे होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में यहाँ का जो सेल का स्ट्रक्चर है और जो डीएनए जो हम लोग निकाल करके देखते हैं, उस डीएनए को निकालते कैसे हैं, बाहर में उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उस डीएनए में चेंजेस कैसे लेके आते हैं, वही टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम पहले ही बोले कि टेक्नोलॉजी जो होता है इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरे साइड आइए टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्पेस, जो सबसे बड़ा है। तो पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसको थोड़ा छोटा करते हैं, अर्थ के ऊपर का कोई टेक्नोलॉजी बता दीजिए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं, मान लीजिए बायोटेक, जीवन के बारे में पढ़ें। उसके बारे हम लोग अब धीरे धीरे छोटे लेवल पे जा रहे हैं। तो छोटे लेवल पे जब जाएंगे तो हम लोग पढ़ सकते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियर के बारे में, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पार्ट से होता है। जब न्यूक्लियर पढ़ लेंगे तो उससे भी छोटे लेवल पे जाएंगे, नैनो के बारे में, नैनोटेक पढ़ेंगे, नैनोटेक।
और एक दूसरा सेगमेंट भी टेक्नोलॉजी में जो इन सब से अलग है, ये तो क्या है, हमारे आसपास जो पार्टिकल्स मिलते हैं उसका स्टडी है। एक दूसरा टेक्नोलॉजी क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया। तो इसके अंदर भी हम लोग कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मिलेगा उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे और हमारा साइंस एंड टेक भी कवर हो जाएगा। और फिर हम लोग चलेंगे उसके बाद तीसरे पेपर की तरफ। तो पहले दो पेपर का अप्रोच मैंने बताया कि ये दोनों अप्रोच से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आराम से टाइम लेके पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, डाउट ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आसान है, किया जा सकता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो अगर वेटेज मान के चले ना तो आप 20% क्वेश्चन मान के चलिए। पहले 33% मान के चलिए झारखंड, 20% मान करके चलिए कि ये क्वेश्चन जो होगा एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। उसी तरह का परसेंट, इसको 25 भी कर सकते हैं, इसको 20% कर लीजिए साइंस का क्वेश्चन। ये रेशियो हो गया। तो यहाँ से लगभग आपका 78% क्वेश्चन जो है इधर से ही आ जाएगा। और जो बाकी का बचा क्वेश्चन रहा सारे सेगमेंट से आ जाएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीज़ों। तो पॉलिटी के अंदर भी पहले वो सारे सेगमेंट जो वैसा कानून सब जो पढ़ेंगे, जो हम लोग फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ कानून सब है लिखा हुआ, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। उसके उसी के हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो बाद बाकी मान के चलिए बाकी के 22% में लगभग सारा क्वेश्चन आ जाना चाहिए एग्जाम के अंदर में। तो हमारा अप्रोच क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे, जो एनवायरनमेंट का क्लास ही चलेगा आपका पहले। ठीक है, ऑल क्लियर? हाँ ठीक है। और अब इससे जुड़ा हुआ आपको कोई भी डाउट है तो आप बोलिएगा, तो यहाँ पे हम सेट लिख देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि नोट्स कैसे बनाए, क्या करें। सर इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा क्या? स्टेटमेंट बेस्ड, हम्म। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आएगा, वैसे तो रहना नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। जेपीएससी का क्या है ना, देखिए पीटी में क्वेश्चन जो आता है फैक्चुअल आता है। फैक्चुअल कि मतलब ये फैक्ट आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पे आता है, जैसे मान लीजिए कि दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिगार्ड टू, कोई भी ऐसा एक्ट इन रिगार्ड टू नागोया प्रोटोकॉल, और फिर यहाँ दे दिया स्टेटमेंट्स। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 कि नागोया प्रोटोकॉल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय 30/30 फ्रेमवर्क, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया। दूसरा, नागोया प्रोटोकॉल का डेट दे दिया कि 2020 तक था, या मान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक नागोया प्रोटोकॉल वाज इन यूज़, मान लीजिए ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। तीसरा दे दिया कि आईची टारगेट्स और द 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स या 30 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स वेर इन दिस प्रोटोकॉल और नॉट। ये 3 स्टेटमेंट हो गया। अब आप बताइए कि कौन कौन सा सही है, 1 और 2 ओनली सही है। तो ये एक तरीका है, पहला तरीका है जिससे हम लोग को ये पता चल सकता है कि क्या दिक्कत है, मैंने कौन सा ऑप्शन सही सेलेक्ट करें, ये एक। दूसरा तरीका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, जब रियल स्टेटमेंट्स यहाँ ऐसे लिखा होगा कि असर्शन में ऐसा लिखा है और रीज़न ऐसा, मतलब असर्शन होता है कि एक स्टेटमेंट दिया गया और रीज़न है उसका सही रीज़न लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया और आर जो है वही, तो आपको स्टेट यहाँ पे कैसा ऑप्शंस दिखाई देगा कि क्या ए सही है और आर गलत है, मतलब असर्शन सही है, रीज़न गलत है। दूसरा हो सकता है कि रीज़न सही है, असर्शन गलत है। या मान लीजिए बोथ ट्रू है लेकिन रीज़न जो है करेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक दूसरे तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऑप्शंस के अंदर में भी चेंजेस हो सकता है। जैसे यूपीएससी में अब सिस्टम ये हो गया है कि पहले हम लोग एलिमिनेशन से लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व करते थे बिना उस क्वेश्चन का आइडिया लगे, माने क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन अपना ट्रिक लगा करके यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व कर सकते थे, जो अब नहीं हो सकता है। क्योंकि अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो सॉल्व नहीं कर पाएगा उसमें, क्योंकि ये पूछेगा कि बताओ
सिर्फ 2 ऑप्शन सही है कि नहीं, मतलब ओनली 2 करेक्ट, 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जब ये पैटर्न में आएगा ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा पाइएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सारा पता होना चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा वो क्वेश्चन। तो जेपीएससी के अंदर में ये सब नहीं आता है। अच्छा। ठीक है, इस तरह का ट्रिकी वाला पार्ट जो है वो जेपीएससी का या स्टेट पीसीएस का फीचर है। स्टेट पीसीएस बहुत सारे में आता है, जैसे मान लीजिए जेकेपीएससी, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि हम लोग ये सब एक स्टेट पीसीएस का कोर्स चलाते हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या उसमें जेकेपीएससी हो जाए, आसाम पीएससी हो जाए, मेघालय पीएससी हो जाए, ये सब वैसे पीएससी हैं जिनका सिलेबस और जिनका एग्ज़ाम का पैटर्न एग्जैक्ट कॉपी है यूपीएससी का पैटर्न पे। तो क्या सेपरेटली आपको तैयारी नहीं करना है जेकेपीएससी, एपीएससी, एमपीएससी के लिए, और इसके जैसा और भी 2-3 एग्जाम है, इनका अलग से तैयारी करने के लिए आप एक यूपीएससी का तैयारी कीजिए, ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उसमें जैसा प्रीलिम्स में है वैसा ही मेंस में है, वैसा ही हो। तो वो सब एग्ज़ाम बहुत ईजी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि तैयारी आप करेंगे यूपीएससी का और क्वेश्चंस यहाँ थोड़ा थोड़ा ईजी आएगा यूपीएससी से, या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा जाएगा घुमा फिरा करके, तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली ईजी है। बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस हम लोग कहते हैं, ज़्यादा प्रचलित ये है, झारखंड, ये सब टफेस्ट स्टेट पीसीएस में से एक है। टफेस्ट वो इसलिए है क्योंकि इनका पैटर्न अलग है, इनका एग्ज़ाम का पैटर्न यूपीएससी से मेल लिखेगा। अगर आप यूपीएससी का देखेंगे, जनरली देखेंगे तो बैच अलग होगा, इसका बैच अलग होगा, जबकि इन सब एग्ज़ाम में यूपीएससी या एपीएससी का कोई मतलब नहीं बनता, सब एक ही बैच में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर इन सब का अलग अलग बैच बनता है, जेपीएससी का अलग बैच में अलग तरीके से थोड़ा पढ़ाई होता है। मेंस में जो क्वेश्चन आएगा जेपीएससी में, तो 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको 600 से 800 वर्ड्स में लिखना होगा। एक डिटेल्ड इसके ऊपर हम आंसर राइटिंग का क्लास पहले ही बना चुके हैं, जो यूट्यूब में अवेलेबल है, जा करके आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स हमको मिला हुआ है, कॉल भी आता है बहुत ज़्यादा कि क्या है उसका, और क्योंकि 2 पार्ट और बचा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन भी लिखना हम सिखा दिए हैं, बॉडी और कंक्लूजन लिखना नहीं बताए हुए हैं, और क्योंकि वो हमारा इसका पार्ट था, प्रोग्राम जो हमारा जो एनरोल्ड बच्चे थे उनके लिए था, फिर भी हम 1-2 क्लास निकालते रहते हैं उस पर यूट्यूब पे। तो ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा सिस्टम है कि कैसे होगा। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यूपीएससी से अलग उसका सिस्टम है। अब आते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि जेपीएससी के अंदर में प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चंस बनाया जाएगा एसीएफ के लिए। तो सबसे पहला तो ये किया जाएगा, देखिए अब जेपीएससी क्योंकि कोशिश करेगी बैलेंस बनाने का, जो एक तरफ सिविल सर्विसेज सीसीई जिसको हम लोग कह रहे हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और दूसरे तरफ हो गया एसीएफ, एफआरओ। फॉरेस्ट रेंजर जो है एसीएफ से नीचे है, फॉरेस्ट रेंजर क्योंकि एग्जीक्यूटिव नेचर का वो जॉब है। तो इन दोनों में हम लोग को ये करके देखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा वो सीसीई में आता है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी का लेवल जो यहाँ पे है, सेम डिफ़िकल्टी का लेवल यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेम ही है। ये फॉरेस्ट के लिए हो रहा है, सिविल सर्विसेज के लिए हो रहा है, एग्ज़ाम तो सेम ही है, कंडक्टिंग बॉडी सेम है। तो जो डिफ़िकल्टी का लेवल यहाँ देगी, वो सेम डिफ़िकल्टी का लेवल यहाँ मेंटेन करने का कोशिश करेगी उसको। जिस तरह का वो गड़बड़ी यहाँ करते हैं, उसी तरह का गड़बड़ी आंसर की में वहाँ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर जो क्वेश्चंस आता है उसमें से एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू में वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एनालिटिकल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है जहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़े, उस तरह का क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन है कैसा, तो यहाँ भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें स्टेटमेंट बेस्ड तो नहीं आने का चांस है, एनालिटिकल नहीं आने का चांस है। अब क्योंकि हम लोग चांस के ऊपर ही बात कर सकते हैं, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि अगला आने वाले जेपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, ये यकीन से कोई नहीं, दावा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर कमीशन चाहता है ना कि वो चेंज करे अपने पैटर्न में, चेंज करे अपने एग्ज़ाम लेने में, क्योंकि पीटी मेंस इंटरव्यू ये तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कोठारी कमेटी का रिकमेंडेशन है। वो चेंज क्या कर सकते हैं, पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, ये सब बदल सकता है। तो स्टेटमेंट
भी नहीं आएगा, एनालिटिकल भी नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ भी जैसे आएगा, जैसे यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, वैसे ही यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो 90% चांस है कि फैक्चुअल क्वेश्चन, 10% चांस है कि हो सकता है एनालिटिकल आ जाए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मात्र 10%। 90% जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके अंदर सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कि ये कहाँ था, ये ऐसा कब हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए डरना हाँ नहीं सर। है। और हमारा यहाँ पे हम लोग जो क्लास लेंगे कर लेंगे प्रीलिम्स के बाद, लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसा मेरा मानना है। अच्छा। ठीक है, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लगभग 150 है तो 150 में 150 सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, और हम ही लोग के नोट से वो क्वेश्चन आए, यही कोशिश में हम लगे रहेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ चलिए और कोई सर। डाउट है? हाँ तो पूछिए। सर जैसे हम लोग कुछ एग्जाम देते थे, हाँ जैसे कंबाइंड साइंटिस्ट एग्जाम, यूपीएससी, जीएसआई। हाँ हाँ तो तो उसका उसका क्वेश्चन, जैसे हम लोग कुछ सीडीएस सबसे क्वेश्चन से ना रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ हाँ लेता हाँ था। जैसे सीडीएस में आया कुछ क्वेश्चन, उसको सीधे साइंटिस्ट एग्जाम में पूछ लेता था। हाँ हाँ। तो वैसे ही जब इसका तैयारी करेंगे तो पीसीएस में, बीपीएससी और कुछ पीसीएस का भी तो सेट सॉल्व करना फायदेमंद ही रहेगा। फायदेमंद रहेगा, लेकिन क्या है ना कि देखिए हर पीसीएस क्या करता है ना, अपने स्टाइल का क्वेश्चन बनाता है। जैसे आप अगर बीपीएससी में जाएंगे तो बीपीएससी का अपना स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का, 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन वो पूछता है। हम्म। यहाँ पे झारखंड में कभी हमेशा 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया अभी तक। चार। ठीक है, इन दोनों में देखिए सिमिलैरिटी जरूर देखिएगा। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट देखिए, सीडीएस देखिए, ईपीएफओ देखिए, सीएपीएफ देखिए, तो इन एनडीए भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो इन सब हम्म। में जो जीएस है ना, वो तो एक ही चीज़ है, एक समान एक क्वेश्चन ही आया है। है। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी कोई एग्जाम इसके जैसा होता होगा तो सब में जीएस का जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इंडियन हिस्ट्री तो नहीं बदलेगा, जो हिस्ट्री है वही रहेगा, पॉलिटी नहीं। तो नहीं बदलेगा, तो उसी में क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पूछते रहेंगे। तो आपको एक ही जैसा क्वेश्चन इसमें जीएस के लेवल पे दिखाई देगा। हो सकता हाँ। है एनडीए में जो मैथ्स है वो आपको थोड़ा सा आईआईटी के लेवल का दिख सकता है, प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन, या केमिस्ट्री है थोड़ा सा आपको आईआईटी के लेवल का दिख सकता है, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन वो चीज़ फिर आगे नहीं दिखाई देगा इसमें। तो जिसका जैसा पैटर्न है, तो जीएस क्या है, कॉमन है सब में, हाँ। तो एक जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। यूपीएससी में भी वैसा ही क्वेश्चन दिखाई देगा सिविल सर्विसेज में। ठीक है, और अगर मान लीजिए और भी किसी एग्जाम में इंजीनियरिंग से, उस सब में जीएस का उतना रोल नहीं है, अगर रहेगा तो पेपर आपको फिर से एक जैसा दिखाई देगा, है ना, क्वेश्चंस एक जैसा दिखाई देगा, तो हाँ इसमें सर। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जीएस हम लोग एक ही बार पढ़ते हैं अपने लाइफ में। जीएस जो है ना, कि इसमें इसके अंदर हिस्ट्री, जीएस मतलब होता है जनरल चीज़ें। जनरल जनरल मतलब वो चीज़ें जो नॉन स्पेशलाइज्ड नेचर का है, नॉन मैंने इसमें स्पेशलिस्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ में। जैसे अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मास्टर्स करेंगे, उसके बाद पीएचडी कर लेंगे हिस्ट्री में, तो आप कहलाएंगे हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट। जैसे जैसे आपका गहराई बढ़ता जाएगा, देखिए क्या होता है, जब आप 10th के लेवल पे थे तो 10th के लेवल पे सारे पेपर आपने पढ़ा, सारे पेपर पढ़ा, मतलब इसमें एसएसटी भी पढ़ा, सोशल स्टडी, इसमें लिटरेचर भी आपने पढ़ा, इंग्लिश हिंदी दोनों का लिटरेचर पढ़ लिया, कोई बच्चा संस्कृत भी पढ़ रहा होगा। इसके अंदर पीसीएम भी पढ़ा, मतलब मैथ्स भी आपने पढ़ा, और साइंस नहीं, आपने पीसीएम अलग से नहीं, सारा साइंस आपने पढ़ा इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर था 10th तक, ज़्यादा जनरल चीज़ें आप पढ़ रहे थे। जैसे ही आप एक स्टैंडर्ड ऊपर चले गए, अब थोड़ा सा स्पेशलिस्ट होना आप शुरू हो जाइएगा 12th में। मान लीजिए आप बायो से हैं तो आपका मैथ्स गायब हो जाएगा, हो सकता है बायो, इकोनॉमी, इस तरह का पेपर दिखने लगेगा आपको। है अभी भी जनरल, लेकिन अब वो कम जनरल है एज कंपेयर टू यहाँ। जैसे ही ग्रेजुएशन में आप पहुंचे, अब वो ग्रेजुएशन से आपका स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया कि अब ग्रेजुएशन इनमें से किसी एक में करना पड़ेगा आपको, कि फिजिक्स में करिए, केमिस्ट्री में करिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, सिविल इंजीनियरिंग से करिए, एक चीज़ में करिए। तो अब जैसे जियोलॉजी से ग्रेजुएशन आप करेंगे, और जियोलॉजी के अंदर भी कई सेगमेंट हैं, जैसे कुछ कुछ पार्ट तो ज्योग्राफी वाला भी दिख जाएगा आपको, जैसे फिनोमेना वाला पार्ट जो पहला सेगमेंट है वो पढ़ाई हाँ। होता है जियोलॉजी में भी, जो प्रोसेस, हम्म। कि मेटियोराइट इम्पैक्ट थ्योरी क्या है, वो सब चीज़ें क्या है,
अब जैसे जियोलॉजी यो से मॉर्फोलॉजी। ग्रेजुएशन हो गया, जैसे ही मास्टर्स में गए तो अब इसके अंदर का किसी एक चीज से आप मास्टर्स कर पाइएगा, हाँ वैसे ही है। वैसे ही है ना। और जैसे ही हाँ आप सर। पीएचडी करने चले गए तो मास्टर्स के अंदर में भी कोई एक ही ऐसा कंपोनेंट है जिस पे आप थीसिस बनाइएगा, एक ही चीज में रिसर्च कर सकते हैं। हाँ सर। ऐसा होता है। तो देखिए ये स्केल है किस तरह से चीजें ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो हम्म। इसीलिए यूपीएससी या कोई भी एग्जाम है ना, वो लिख करके देता है कि हम लोग 10th लेवल का पूछेंगे, इसका मतलब जनरल चीजें पूछेंगे, जनरल स्टडीज करेंगे। कि यहाँ पर भूगोल भी पढ़ाई होगा एसएसटी में, इतिहास भी पढ़ाई होगा, इकोनॉमी भी। तो अब देखिए सिलेबस वही है 10th वाला, समझ में हाँ। आ रहा है। तो यही इसीलिए 10th का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है ताकि आप जनरल स्टडीज कीजिए, स्पेशलिस्ट नहीं बनिए। नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछता, जब टफ ही पूछना है बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन कभी टफ नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आप कम पढ़े हैं बचपन में, या आपका ओरिएंटेशन, आपका मन ही नहीं करता था वो सब्जेक्ट पढ़ने का। हो सकता है किसी को लिटरेचर पढ़ने का मन ही नहीं करता था। अब यहाँ जो क्वेश्चन आएगा लिटरेचर का, लैंग्वेज लिटरेचर, तो सॉल्व नहीं होगा, उससे डिफिकल्टी हो गया उसके अंदर। कोई बच्चा है जो बचपन से सिविक्स इकोनॉमिक्स ये सब नहीं पढ़ना चाहता था, तो यहाँ पे उसको इकोनॉमी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। तो ये डिफिकल्टी का लेवल है। जिस सब्जेक्ट से आपको बचपन से प्यार है वो तो यहाँ भी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो जनरल हाँ। स्टडीज के अंदर में इस तरह से होता है, तो आपको सारा कुछ एक ही जैसा देखने को मिलेगा।